नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं चिंतन कर रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय की नियुक्तियों के संदर्भ में। तो अधिक तो नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक नियमों का पता चला, नियमों की जानकारी हुई कि 12 एक्सपर्ट्स के नाम डीन ऑफ कॉलेजेस के द्वारा भेजे जाते हैं वाइस चांसलर को कि भैया ये 12 एक्सपर्ट हैं और फलाना कॉलेज में आज इंटरव्यू होना है। ठीक है, तो 12 एक्सपर्ट के नाम मैं आपको दे रहा हूं। इन 12 एक्सपर्ट के नाम को आप एक्सेप्ट करें और इनमें से 6 नाम वाइस चांसलर के द्वारा भेजे जाते हैं किसी भी कॉलेज के चेयरमैन को कि ये 6 नाम में भैया मैं आपको भेज रहा हूं। अब सोचिए कि डीन ऑफ कॉलेजेस ने भेजा 12 नाम, उन 12 नाम में से 6 नाम सेलेक्ट करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर। ठीक है, कि भाई 6 नाम हम भेज रहे हैं किसी भी कॉलेज के एक्सपर्ट को, किसी भी कॉलेज के एक्सपर्ट को नहीं, किसी भी कॉलेज के चेयरमैन को। ठीक है, कि भाई 12 नाम आया था मेरे पास से और 12 में मैं ये 6 हैं, 6 आपको भेज रहा हूं। इन 6 नामों को जो है आप लीजिए। अब इन 6 नामों में से आप 3 नाम रेकमेंड करिए कि कौन आपके यहाँ एक्सपर्ट बन करके आएंगे। ठीक है, तो बड़ी विडंबना की बात है कि मैं बाकी का तो नहीं जानता, लेकिन संस्कृत विषय में जितने भी इंटरव्यू हुए हैं अब तक, उसमें से सारे इंटरव्यू में सारे कॉलेजेस केवल यही 3-4 एक्सपर्ट का नाम भेज पा रहे हैं। हर जगह एक्सपर्ट सेम, एक्सपर्ट सेम, एक्सपर्ट सेम, एक्सपर्ट सेम। मैं समझ नहीं पाता हूं कि क्या गुणागणित चल रहा है कि पूरी जगह केवल सेम एक्सपर्ट्स जा रहे हैं। मतलब डीन ऑफ कॉलेजेस ने भेजा 12 नाम, वाइस चांसलर जो है 12 नाम में से 6 नाम भेजते हैं। मुझे लगता है कि वही 6 नाम जो हर जगह एक्सपर्ट के रूप में जा रहे हैं उन्हीं को भेज देते हैं। ठीक है, और प्रत्येक कॉलेज के चेयरमैन ने कैसी साठगांठ कर रखी है कि वही 3 एक्सपर्ट को बुलाना है उनको, और कोई एक्सपर्ट है ही नहीं। तो ये कितनी विचारणीय बात है कि सिलेक्शन कमेटी पर एक प्रश्न चिन्ह है कि भाई ऐसा क्या है उन 3 लोगों में कि वही 3 लोग एक्सपर्ट बनकर के हर जगह बुलाए जा रहे हैं। बाकी दुनिया भर में कोई प्रोफेसर जैसे बचा ही ना हो, सारे प्रोफेसर जो है सब गायब दिखाई दे रहे हैं, केवल 3 एक्सपर्ट ही हर जगह दिखाई दे रहे हैं। और विडंबना की बात और क्या है कि जब इन 3 में से कोई ना कोई एक्सपर्ट नहीं रहता है, तो जो एक्सपर्ट नहीं रहेगा उस एक्सपर्ट का कैंडिडेट जरूर सिलेक्शन पा जाएगा। मतलब रहेंगे तो है ही, तो सिलेक्शन होगा ही होगा। जब वो 3 में से कोई एक नहीं रहेगा ना, तो उनका जो कैंडिडेट है वो श्योरली वहां सेलेक्ट होगा। तो ये विचारणीय बात है। इस पर दिल्ली विश्वविद्यालय के सारे युवा साथियों को सोचने की जरूरत है कि भाई आखिर क्या है इन 3 एक्सपर्ट में कि यही आएंगे। और मान लीजिए बाय द वे ये 3 नहीं आए तो 2 नाम और एक्सेप्शन के तौर पर है। मैं नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम किसी का नहीं लूंगा, क्योंकि नाम तो प्रभु का नाम ले, हम किस किस व्यक्ति का नाम ले। ठीक है, तो अगर ये 3 नहीं गए तो 2 अलग से रखे हुए हैं कि ये 2 भेज दिए जाएं भाई साहब। और जब अगर वो 2 चले गए तो जो इन 3 में से नहीं गया है उनका कोई ना कोई कैंडिडेट जरूर पद पर बैठ जाता है। तो इस पर चिंता का विषय है ये, और ये संज्ञान लेने योग्य विषय भी है कि सारे इंटरव्यू में, सारे कॉलेजेस के इंटरव्यू में गिने चुने एक्सपर्ट्स ही क्यों भेजे जा रहे हैं। क्या कौन सी साठगांठ इन लोगों ने कर रखी है कि सारे कॉलेजेस के चेयरमैन इन्हीं का आह्वान कर रहे हैं, भैया आप मेरे यहाँ आइए, आप सिलेक्शन करिए। ठीक है, और इंटरव्यू कैसे हो रहा है, किस जो अभी शिवाजी कॉलेज में रितु मिश्रा ने अपना नाम नहीं उठाया, लेकिन मैं स्वयं रितु मिश्रा जी का
नाम ले रहा हूं कि भी परसों इंटरव्यू हुआ शिवाजी कॉलेज में, वहां 7-8 साल से पढ़ा रही थी ऋतु मिश्रा। ऋतु मिश्रा को डिस्प्लेस करके किसी अन्य व्यक्ति को वहां पर पद पर नियुक्ति दी गई है, जो कि आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक इसलिए है क्योंकि एब्जॉर्प्शन, जो हमारे एके भागी जी कहते हैं कि भाई हमारा है कि एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, और जो लोग डिस्प्लेस हो गए हैं उनको हम फिर कहीं लगाएंगे। तो भाई ये क्या तरीका है कि नए नए लोगों को डिस्प्लेस करते जाइए, फिर पुराने आपके पीछे 4 चक्कर लगाएं, भैया हम वहां से डिस्प्लेस हो गए हैं अब मुझे लगाइए। तो अब जो डिस्प्लेस हो गया, तो पहले तो यही है प्रश्न उठता है वो डिस्प्लेस क्यों हो गया। 7 साल, 8 साल, 12 साल, 23 साल से वो आपकी संस्था को मदद कर रहा था, आखिर आज उसमें ऐसी क्या कमी आ गई कि आज वो डिस्प्लेस हो रहा है। पहले तो यही प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि बिल्कुल गलत है कि भाई आपने उसका बायोडाटा का इस्तेमाल किया, आपने उसका रिसर्च का इस्तेमाल किया, आपने उसकी सारी चीजों का इस्तेमाल किया, आज वो 23 साल बाद डिस्प्लेस हो गया, आज वो आपकी दृष्टि में अयोग्य हो गया है, ठीक है, और आपने उसको हटा करके किसी नए कैंडिडेट को लगा दिया है। कई बार हमको ये भी सुनने में आता है कि एक्सपर्ट्स की सहमति नहीं रहती है किसी को लगाने में, लेकिन ऊपर से प्रेशर आ जाता है, तमाम संगठनात्मक शक्तियों का प्रेशर आ जाता है कि नहीं नहीं भैया ये कैंडिडेट ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसका लगाइए, इसको करिए। तो ये सब बातें चैलेंजेबल हैं, ठीक है, इन सब का संज्ञान लिया जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति वहां पढ़ा रहा था, मान लीजिए ऋतु मिश्रा जी वहां पढ़ा रही थी, ठीक है, तो ऋतु मिश्रा को डिस्प्लेस करके ज्ञानेंद्र कुमार जी को जो नौकरी पर लगाया गया, इसमें फिर ऋतु मिश्रा जी का कहीं और समायोजन करवाएंगे भागी जी, नेगी जी। तो ये कितनी बड़ी आपत्तिपूर्ण बात है कि पहले तो एक आदमी को डिस्प्लेस कर दो, फिर वो साल 6 महीने गणेश परिक्रमा करे डूटा ऑफिस का, अब फिर उसके बाद आप उसको बोलो कि हाँ भैया आप वहां लगाएंगे। नहीं, सीधे सीधे कहा जाता है कि नहीं नहीं लिस्ट बड़ी लंबी है, अभी वेट करिए आपको लगाया जाएगा, लिस्ट बड़ी लंबी है। ये मतलब क्या है, क्या मतलब है ये बताइए। नहीं, हम प्रश्न करते हैं, सवाल खड़ा करते हैं कि भाई मैं आपको बताऊं, कोई भी विद्वान नहीं सर्वः सर्वम जानाति। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति हर कुछ नहीं जानता है। मैं ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर सकता हूं कि दुनिया का कोई विद्वान उसका जवाब न दे पाए। सच बता रहा हूं आपको, ऐसे सवाल मैं दाग सकता हूं, ऐसे सवाल मैं खड़े कर सकता हूं जो दुनिया का कोई विद्वान न दे पाए। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि जो सवाल का मेरे जवाब नहीं दे पा रहा है वो अज्ञान है, बिल्कुल अज्ञानी है, बिल्कुल से नहीं 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 सर्वः सर्वम जानाति। हमारी शास्त्रीय परंपरा कहती है कि कोई सर्वज्ञ हो नहीं सकता, सर्वज्ञ केवल एक व्यक्ति है, वो है परमपिता परमात्मा। इसीलिए ऋषि वाक्य है कि पूर्णमदः वह परमात्मा पूर्ण है, पूर्णमिदम यह जगत भी पूर्ण है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उस पूर्ण जगत से उस पूर्ण परमात्मा से इस पूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण से पूर्ण को ले लेने पर फिर भी पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है। तो कोई व्यक्ति विशेष पूर्ण नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, मुझे मालूम है कि हमारे फला गुरु जी हैं और उनका जो है मीमांसा में उनका पकड़ है, मीमांसा के वो विद्वान है। तो ऐसा नहीं कि वो व्याकरण का कोई सूत्र मैं पूछ लूं तो जवाब नहीं दे पाएंगे, या व्याकरण की कोई मैं समस्या लेके चला जाऊं तो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल दे पाएंगे, लेकिन मैं क्यों उनके पास जाऊं? मेरे पास जब व्याकरण के विद्वान उपस्थित हैं तो मैं क्यों ना उन व्याकरण के विद्वान के पास जाकर के अपनी समस्या का समाधान कर लूं। और मैं करता भी वही हूं कि जिस विद्वान का, जिस गुरुजन का जिस क्षेत्र में एक्सपर्टीज होता है, मैं उसी क्षेत्र से संबंधित सवाल उन विद्वान महोदय से करता हूं, उनके क्षेत्र के बाहर का नहीं करता हूं। तो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है उसमें भी भाई पूछा जाता है भाई किस विषय से आप बताना चाहते हैं, बताइए।
इंटरव्यू असिस्टेंट प्रोफेसर एक शिक्षक बनने में क्या विशेष योग्यता होनी चाहिए? देखिए, आप तो सभी जानते हैं कि पढ़ाने से पहले पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मैं भगवत गीता, मुझे संपूर्ण भगवत गीता कंठस्थ है। मान लीजिए कल मुझे भगवत गीता पर लेक्चर देना है और समय नहीं है, तो मैं बिना पढ़े चला जाऊं तो समझ में आता है कि हाँ भाई, हमारे पास समय नहीं था, हम बिना पढ़े चले गए। लेकिन अगर यदि मेरे पास समय निकालता हूं मैं कि कल भले ही भगवत गीता लाखों बार करोड़ों बार पढ़ चुके हैं, तो क्या हुआ, कल मुझे पढ़ाने जाना, मैं भगवत गीता जो श्लोक पढ़ाना थोड़ा सा देख के जाता हूं। तो कोई भी विद्वान हो, ठीक है, वो पढ़ाने से पहले कंटेंट को विद्वान, अच्छे से अच्छा विद्वान एक बार देखता है। ठीक है, तो उसकी अभिव्यक्ति शैली आसान होनी चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति शैली सरल होनी चाहिए। बात दीगर की, मुद्दे की यहां है। ठीक है, बाकी तो कोई भी किसी से कुछ भी पूछ ले तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो कोई संबंधित व्यक्ति यदि 6 साल, 7 साल, 23 साल, 24 साल से आपकी संस्था को कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपकी संस्था को योगदान दे रहा है, तो क्या होना चाहिए, उसी व्यक्ति का वहां पर सिलेक्शन होना चाहिए। परमानेंट का पहला हकदार वो व्यक्ति है। जैसे कल शिवाजी का जो रिजल्ट आया, तो शिवाजी में परमानेंट की पहली हकदार रितु मिश्रा है। एक बात और बताता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। क्या बात? वो बात ये कि दिमाग से उतर गया, रुक जाइए 1 मिनट। अब कोई रट के या कागज लेके तो बोलते नहीं हैं हम, कि हम कागज लेके बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अभी फिर याद आएगा तो फिर बता देंगे। तो कहने का आशय क्या है, हाँ, मैं अपनी बात करता हूं। कई लोग पूछते हैं कि भाई आप क्यों इंटरव्यू देने जाते हैं? जब आप यही चाहते हैं कि जहां जो पढ़ा रहा है उसका वही परमानेंट हो जाए, तो आप क्यों इंटरव्यू देने जाते हैं? मेरे से लोग सवाल करते हैं, तो मैं कहता हूं भाई, मैंने 500 रुपए का फॉर्म भरा है, कम से कम जाकर के अपना 500 रुपया तो वसूल करके चला आऊं। अब आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू देने जाने में, मेरा आने जाने में 1000 रुपए कार का खर्चा हो जाता है? ठीक है, आने जाने का जो मेरा टीए है वो 1000 रुपए ओला का खर्चा हो जाता है, ओला उबर जिससे भी आऊं जाऊं। तो जाने जाते रहने से एक अनुभव भी आता है, दूसरा 500 रुपया हमारा लगा हुआ है, तो हम उसको वसूल करने नहीं जाएंगे क्या? तो हम जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जय कई गुरुओं का मैं आशीर्वाद भी लेके जाता हूं, तो वहां मैं एक बात लिखता हूं कि गुरुदेव, मेरी नीयत पहले भी साफ थी, आज भी साफ है और आगे भी साफ रहेगी। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को डिस्प्लेस करके नौकरी पालूं परमानेंट की। ठीक है, हाँ, लेकिन मुझे गुरुदेव आप इतना आशीर्वाद जरूर दीजिए कि मेरी वाणी का प्रवाह कहीं भी न रुके। मैं किसी सवाल का जवाब देते समय लड़खड़ाऊं नहीं, गिरूं नहीं, डगमगाऊं नहीं। मेरी वाणी का वेग तीव्र गति से चलता रहे। मैं जो मेरा एरिया है, जिस एरिया में मेरा एक्सपर्टीज है, उस एरिया में मैं मौन न रहूं, मेरे मुंह में तालाबंदी न लगे, मेरे मुंह में तालाबंदी न हो, मेरे मुंह में ताले न लगें। जो मुझसे पूछा जाए उसका मैं जवाब दूं, लेकिन मैं किसी को डिस्प्लेस करके नौकरी ले लूं, ये मेरी नियत में नहीं है गुरुदेव। ऐसा मैं अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेकर के जाता हूं कि मेरे अंदर की जो सरस्वती है, मेरे अंदर की जो वाणी है, वो दैदीप्यमान रहे, वो चमत्कारिक करने वाली रहे, लेकिन किसी को डिस्प्लेस करके मैं नौकरी नहीं लूंगा गुरुदेव। मैं जब भी लूंगा तो जीवन का कलंक मुझे बर्दाश्त नहीं है। अब यहां पर मानवता नाम की कोई चीज है ही नहीं। संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, संबंधित संस्था के चेयरमैन को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि इस मानव संसाधन का मैंने 6 साल तक इस्तेमाल किया है, और आज अगर इसको हम परमानेंट की कुर्सी से बेदखल करके किसी नए व्यक्ति को कुर्सी पर बिठा रहे हैं, तो वो घोर अन्याय है, घोर पाप है, ये महापाप है। ये नवरात्र चल रहा है, दुर्गा जी देख रही हैं ऐसे पापों को।
तो ऐसे पाप हमसे न किए जाएं, इस बात का हमको संज्ञान लेना होगा। इस बात का संज्ञान लेना होगा प्रिंसिपल को, इस बात का संज्ञान लेना होगा संबंधित कॉलेज के चेयरमैन को कि जो हमारे यहां पढ़ा रहा है कुर्सी का पहला अधिकारी वो है, और यदि वो अयोग्य है तो आपने उसको इतने दिन से अपनी संस्था में रखा क्यों है? क्यों दी हुई है आपने उसको अपनी संस्था में शरण? निकाल बाहर कर दिया होता आपने उसको 5 साल 7 साल पहले। क्यों रखा था रितु मिश्रा को 7 सालों से अपने कॉलेज में, जब रितु मिश्रा का विस्थापन करके किसी नए आदमी को, ज्ञानेंद्र कुमार को पद पर बिठाना था? तो सवाल उठता है, ये सवाल उठता है सिलेक्शन कमेटी पर, सवाल उठता है दिल्ली विश्वविद्यालय की सिलेक्शन कमेटी पर कि किस तरह की ये नियुक्तियां हो रही हैं कि कोई 7 साल से, कोई 23 साल से, कोई 24 साल से, कोई 15 साल से पढ़ा रहा है और उसको विस्थापित करके नए नए लोग लगते चले जा रहे हैं। किसी का विस्थापन उचित नहीं है। XYZ किसी का भी विस्थापन उचित नहीं है, सो नहीं है। किसी को पद से हटा करके किसी को पद पर बिठाना महापाप है। मुझे कोई डर भय नहीं है, जिसको मेरा जो बिगाड़ना हो बिगाड़ ले, स्वतंत्र है। और यदि मैं गलत हूं तो मुझे चैलेंज करे कोई व्यक्ति विशेष। मैं आंख में आंख डाल करके एक्सपर्ट से बात करता हूं, मैं आंख में आंख डाल करके संबंधित कॉलेज के प्रधानाचार्य और चेयरमैन से बात करता हूं कि आपने जो ये किया है ये सरासर गलत है, ये सरासर अन्याय है। किसी व्यक्ति का रोजी रोटी छीनने का आपको अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और सारे युवा साथियों से मेरा आग्रह है कि आप लोगों ने जो वोट दिया है NDTF को, क्यों विस्थापन के खिलाफ आपकी आवाज बुलंद करेंगे? जाइए पूछिए, नेगी जी से पूछिए, जाइए पूछिए, भागी जी से पूछिए कि भाई साहब मैंने आपको वोट दिया था, मेरा विस्थापन हो गया है, मेरे पद की रक्षा करिए, मेरे पद की रक्षा करिए, मेरी गरिमा की रक्षा कीजिए। मेरे लाखों रुपए 50,000 की EMI आ रही हैं, कौन भरेगा रितु मिश्रा का EMI? बताइए हमको, कौन भरेगा? बहुत सारे लोगों की शादियां रुक जा रही हैं, जो लोग एडहॉक के पद से आज विस्थापित हो रहे हैं उनकी शादियां रुक जा रही हैं। कौन इसका जिम्मेदार है? हिंदू कॉलेज में एक लड़का आत्महत्या कर लिया, उस आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है? वाइस चांसलर महोदय कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रत्येक प्रोफेसर जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, सबको लग रहा है कि बस भाई मैं तो अपना छत्र छाया में हूं, बाहर कोई भीगे तो भीगे। मैं DUTA जो नई गठित डूटा है, DUTA जिसको डाट 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 वाला कहते हैं, मैं आह्वान करता हूं DUTA के प्रत्येक सदस्य का कि अब बारी आ गई है, अब बारी आ गई है कि हमको जो है लड़ाई लड़नी है और हमको अपना आंदोलन तेज करना होगा। हम किसी भी साथी को विस्थापित नहीं होने देंगे। और इसी हफ्ते में हमें को एक विशाल धरना प्रदर्शन करना होगा और हम आप सभी साथियों का आह्वान करते हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से विस्थापित हो चुके हैं कि वो आए, DUTA के झंडा के तले आए और हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। DUTA उनकी लड़ाई लड़ेगा, माननीय आदित्य नारायण मिश्रा जी उनकी लड़ाई लड़ेंगे। नेगी जी भागी जी का चक्कर काटना है तो काटते रहिए। अभी विस्थापन, चुनाव के दिन से विस्थापन जारी है, बराबर विस्थापन हो रहा है। सारी दुनिया खामोश है, सारी पब्लिक खामोश है। लगता है कि उसको वहां लगा दिया जाएगा, उसको वहां लगा दिया जाएगा। कोई नहीं, हमारे गांव की एक देसी कहावत है, जिसका बाप मरेगा ना वही दाग देगा, जिसका घर चुएगा ना वही अपना घर छाएगा। पड़ोसी आपका घर छाने नहीं आएगा साथियों, पड़ोसी आपका घर छाने नहीं आएगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, न रितु मिश्रा को, न ओम प्रकाश को, न किसी को, न अशोक गुर्जर को। सब लोग एक संगठन के तहत हैं, सब लोग अपनी आवाज बुलंद करें। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं भाई, रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं। आपके नॉलेज में कोई कमी नहीं है, आपकी शिक्षा में कोई कमी नहीं है। बाकी लोग कैसे
प्लेसमेंट पा जा रहे हैं। आप में क्या कमी है जो आपको डिस्प्लेस कर दिया गया है भाई? इन सब बातों को विचार करिए और विचार करके शीघ्र हमको एक आंदोलन करना है, समाज के हित के लिए करना है, राष्ट्र के हित के लिए करना है और विस्थापित शिक्षकों के हित के लिए करना है। हमारा घर जला है, अपने घर में जो आग लगी है उसको बुझाने के लिए हमें ही पानी डालना होगा। किसी व्यक्ति विशेष के आह्वान करने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे हम किसी विशेष आंदोलन में। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय, वंदे मातरम। और भारत माता सुन लीजिए, भारत माता सबकी है। भारत माता भारतीय जनता पार्टी, एबीवीपी और आरएसएस की नहीं है। भारत माता मेरी भी है, भारत माता आपकी भी है, भारत माता सबकी भी है। और एक बात, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना देशद्रोह नहीं है, राजद्रोह नहीं है या विश्वविद्यालय द्रोह नहीं है। अन्याय अगर हो रहा है, महात्मा गांधी ने कहा था, शासित की स्वीकृति न मिले तो शासक क्या कर लेगा। यदि आधार मिटे भय का तो लोकतंत्र ठहरेगा। यदि आधार मिटे भय का तो लोकतंत्र ठहरेगा। मैं पूछता हूं, एडाक की स्वीकृति न मिले तो कौन क्या कर लेगा। यदि आधार मिटे भय का तो ये विस्थापन रुक सकेगा। यदि आधार मिटे भय का तो ये विस्थापन रुक सकेगा। ये कोई बनावटी भाषण नहीं है, ये हृदय की आवाज है, ये हृदय की पीड़ा है जो उमड़ी है कि एक 7 साल से पढ़ा रही लड़की को विस्थापित कर दिया गया और नए कैंडिडेट को नियुक्त कर दिया गया। और यही है मेरी कविता का शीर्षक, सर्वसम्मति से की गई हत्या। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।